अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था वो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और 2 लेक्चर के बाद कुछ उसका पोर्शन था जो लेक्चर 3 में हमने ऐड किया है, वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी वर्ड्स को, मैथमेटिकल टर्म को अगर हम 10 की पोजीशन के ऊपर उसको पावर में लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और किसी चीज़ को 10 रेज़ पावर में लिखना क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इज एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक डिजिट लिखा हुआ है 1000000, और अगर इसको मैं यूँ लिखता हूँ 10 रेज़ पावर 1 2 3 4 एंड 5, तो बच्चों ये कितने ज़ीरो हैं? 5। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसे हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। अब एक और वर्ड है, वो मेरे पास ये लिखा हुआ है 1/1000000, तो इसको हम यूँ लिखेंगे 1/10 रेज़ पावर 5। बिल्कुल सेम, 1 2 3 4 5, इसकी भी 0.5 है, इसकी भी 0.5 थी। तो मैंने जैसे ही ये मैथमेटिकल लिखा हुआ है वैसे इसे नीचे लिख दिया। अब कोई भी चीज़ जब हम नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसके साथ हम क्या करते हैं? जी बिल्कुल, उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका दूसरे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, मेरे पास लिखा हुआ है 0.0023। अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले लिखूंगा 2 और 1, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, अशारिया आ जाएगा, और साथ में लिख लूँगा 10 रेज़ पावर। अब पावर कितनी आएगी? क्योंकि ये डेसिमल को मैं 2 के बाद लेके गया हूँ, तो कितने डिजिट मैं दूर लेके गया हूँ? 1 2 3। तो 2 के बाद शारिया लगाने से मुराद है कि इससे पहले मैंने 3 डिजिट छोड़े हैं, तो जो मैंने 3 डिजिट छोड़े हैं उनकी जगह को मैं -3 लिख लूँगा। ये बेटा हमारे पास आता है साइंटिफिक नोटेशन। अब इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने मुख्तलिफ नाम से भी ज़ाहिर किया हुआ है। इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो वो मैंने इस तरफ एक टेबल बनाया है, उस प्रीफिक्सेस के टेबल को आप देखें। इसमें ये हमारे पास टर्म्स हैं कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो 10 की पावर्स में होती हैं उनको किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ऑटो, तो ये हम लिखते हैं 10 रेज़ पावर -18। ठीक है, जब हमारे आंसर में किसी जगह पे 10 रेज़ पावर 18 आएगा तो हम ये सारा कुछ 10 रेज़ पावर 18 लिखने की बजाय हम सिंपल उसकी एक सिंबल लिख देंगे जिसे हम ए से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आता है फेमटो 10 रेज़ पावर -5, पिको 10 रेज़ पावर -12, नैनो 10 रेज़ पावर -9। अब कोई चीज़ हमारे पास नैनो मटेरियल हम पढ़ते हैं तो वो 10 रेज़ पावर -9 हम लिखते हैं। माइक्रो 10 रेज़ पावर -6, मिली 10 रेज़ पावर -3, सेंटी 10 रेज़ पावर -2, डेसी 10 रेज़ पावर -1। आगे आ जाता है डेका 10 रेज़ पावर 1, किलो 10 रेज़ पावर 3, जैसे हम किलोमीटर, किलोग्राम लिखते हैं। मेगा 10 रेज़ पावर 6, गैगा 10 रेज़ पावर 9, टेरा 10 रेज़ पावर 12, पेटा 10 रेज़ पावर 15, और एक्सा हमारे पास 10 रेज़ पावर 18 आता है। इसमें आप ज़्यादातर मेगा और गैगा जो हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं। ये गैगा जो है ये हमारे पास जीबी के तौर पर हम अक्सर इसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानने के लिए या मोबाइल फ़ोन की मेमोरी के लिए। तो गैगा से मुराद गैगा, जी से मुराद गैगा, और बी बिट्स होता है, गैगाबाइट्स, गैगाबाइट्स। ठीक हो गया बेटा। अब कन्वर्शंस फॉर इंडिकेशन यूनिट्स। अब इस चैप्टर में हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। हर चीज़ का इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने 3 किस्म की यूनिट्स पढ़े थे। सिस्टम इंटरनेशनल में एक को हमने बेस यूनिट बोला था, दूसरे को हमने ड्राइव्ड यूनिट बोला था, और लास्ट में हमने सप्लीमेंट्री यूनिट बोला था। अब हर यूनिट को लिखने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मद्देनज़र रख के हम यूनिट्स को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो साइंटिस्ट का नाम अगर हम फुल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल न्यूटन है
तो उसका हम यूनिट लिखेंगे न्यूटन, उसका पूरा नाम लिखेंगे और पहला वर्ड स्मॉल लिखेंगे। पहला वर्ड क्या लिखेंगे? स्मॉल। वाट है WATT। ठीक हो गया बेटा। सिंबल ऑफ यूनिट नेम, अगर हम किसी साइंटिस्ट के नाम का जो यूनिट है उसका जस्ट सिंबल लिखेंगे तो हम उससे लिखेंगे न्यूटन है तो हम कैपिटल N लिखेंगे, वाट है तो हम कैपिटल W लिखेंगे। प्रीफिक्सेस शुड बी बिफोर यूनिट विदाउट स्पेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 1000 या 10,000 ग्राम, तो इसको सबसे पहले मैं नोटेशन में लेके जाता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में जाया जाएगा 10 × 10⁻³ अब ये जो 10⁻³ है ये बच्चे किसके बराबर होता है? पॉजिटिव का है, तो ये हमारे पास किलो के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिख के आए हैं कि 10⁻³ किसके बराबर होता है? K के। तो इससे मैं लिखूँगा 10 किलोग्राम। या अगर हम फॉर एग्जांपल हम लेंथ का यूनिट लेते हैं तो मेरे पास है 0.001 मीटर। 0.001 मीटर ये एक मेरे पास लेंथ मेजर की हुई है। अब इसको मैं प्रीफिक्सेस में लिखता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में सॉरी लिखता हूँ, तो ये आएगा 1 × 10⁻³ क्योंकि ये डेसिमल को मैं 1 2 3 डिजिट दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये आ गया 1 × 10⁻³ अब ये -3 किसके बराबर है? ये देखते हैं यहाँ से 10⁻³ किसके बराबर है? मिली के। तो प्रीफिक्सेस को मैंने यूनिट से पहले लिखना, तो ये आ जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा इसमें, जो अक्सर गलती लोग करते हैं, वो ये है कि मिली और मीटर के दरमियान स्पेस आपको नहीं छोड़नी, ये बिल्कुल आपको एक दूसरे के साथ लिखना है। उसके बाद अगर हम कोई कॉम्बिनेशन यूनिट राइट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जौल है, वर्क की मैं अगर बात करूं तो वर्क का फार्मूला W बराबर होता है F.D के, और इसका यूनिट J है जौल, और ये किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के। तो जब हम दो कंबाइंड यूनिट्स लिखते हैं तो उसके दरमियान हमें यहाँ पे स्पेस जो है ये छोड़नी चाहिए, तो इसे मैं यूँ लिखूँगा न्यूटन और एक स्पेस छोड़ के मीटर। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस से मुराद मेरे पास एक वैल्यू है वो मैंने लिखी हुई 1 × 10⁻³ दूसरी वैल्यू है मेरे पास मल्टीप्लाई 10⁻³ अब ये मेरे पास -3 है, ये भी मेरे पास -3 है, तो इसे मैं मीटर कह देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो इसे मैं लिखूँगा 1 मिलीमीटर। तो ये जो मेरा प्रोसेस है ये क्या है? रॉन्ग है। पहले इसे मुझे प्रीफिक्सेस में, करेक्ट प्रीफिक्सेस में लेके जाना पड़ेगा। इसे मैं लिखूँगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर। अब इस 6 को मैं देखता हूँ ये कौन सी प्रीफिक्सेस बनती है, तो बेटा ये 6 - 6 बनती है माइक्रो। तो इसे मैं क्या लिखूँगा? 10⁻⁻6 किसके बराबर होता है? माइक्रो के। तो ये आ गया 1 माइक्रोमीटर। और ये ख्याल रखना है कि इनके दरमियान स्पेस जो है वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ए नंबर सच एज, एक नंबर है हमारे पास वो लिखा हुआ है 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब मैं इस सेंटी को ख़त्म करना चाहता हूँ, इसको मीटर में लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻⁴ और सेंटी किसके बराबर होता है? देख लेते हैं यहाँ से। 10 सेंटी हमारे पास होता है 10⁻², तो ये आ जाएगा 10⁻² मीटर। अब ये -2 का, ये प्लस का 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ - 2 मीटर। यहाँ से मेरे पास बच गया 5 × 10⁻² मीटर। क्लियर होगा बेटा। तो जब हमारे पास एक प्रीफिक्सेस लगा हुआ हो और साथ कोई पावर हो तो हम उस प्रीफिक्सेस को रिमूव करके स्टैंडर्ड यूनिट में भी आ सकते हैं। अब उसके बाद अगर किसी चीज़ का यूनिट, फॉर एग्जांपल ये एरिया की मैं बात करता हूँ, किसी चीज़ का एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इससे मुराद है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है
तो इससे मुराद है कि ये जो स्क्वायर है मीटर का, ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, ये बेटा साथ किलो का भी स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू किलोमीटर का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो अब ये किलो के किसके बराबर होता है, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब ये 10 की पावर का जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बेटा क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। तो किसी भी प्रीफिक्सेस जो किसी यूनिट के साथ आता है, उस यूनिट के साथ पावर आ जाए तो वो प्रीफिक्सेस की भी पावर कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अब हमारा टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटीज। एरर और अनसर्टेनिटीज बेटा नाम से जाहिर हो रहा है कि एरर कोई गलती है, अनसर्टेनिटी किसी को हम गैर यकीनी सूरत हाल को कह सकते हैं। अब फिजिक्स में हमारे पास एरर कब आता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जब स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस आ जाता है, स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के दरमियान फ़र्क आ जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास एरर होता है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज़ अ एरर। जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो निकाल ली जा चुकी है, हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ गलती की वजह से, कुछ एरर की वजह से, कुछ किसी रीज़न की वजह से हमारे पास उसमें डिफरेंस आ जाता है, वो डिफरेंस हमारा एरर कहलाता है। अब एरर जो है ये क्यों आता है, ये किस वजह से आ सकता है, इसके 3 तरीके हैं जिनके अगर हम अमल उनके ऊपर करेंगे तो हम एरर से बच सकते हैं। पहली चीज़ नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस पर्सन। एक बंदा है वो किसी चीज़ की वैल्यू मेजर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास मीटर रॉड है, वो मीटर रॉड से वैल्यू मेजर कर रहा है, लेंथ मेजर कर रहा है, लेकिन उसे प्रॉपर यूज़ करने का पता ही नहीं कि मैं मीटर रॉड को कैसे यूज़ करूँगा, तो उससे जो जब वो वैल्यू लेगा तो उसकी वैल्यू में एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी चीज़ फॉल्ट ऑपरेटर्स। हमारे किसी ऑपरेटर्स में ज़ीरो एरर होता है, ऑलरेडी उसके ऊपर जो मार्क किया जाता है, जो नंबर लाइंस मार्क की जाती है, उसमें कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ऑपरेटर्स जो है रीडिंग ही मेजर देगा, गलत मेजर करेगा। इनअप्रोप्रिएट टेक्निक्स, या दूसरी चीज़ हमें ऑपरेटर्स कुछ ऐसा है, उस ऑपरेटर्स को हमें यूज़ करने का तरीका ही नहीं आता, या आता भी है तो हम किसी और तरीके से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास कौन सी आएगी, रॉन्ग ही आएगी। जी बिल्कुल, उसमें भी एरर आने के चांसेस हैं। तो बेटा टोटल एरर के टाइप्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास 2 किस्म के एरर आते हैं। पहली चीज़ रैंडम एरर, दूसरी चीज़ सिस्टमैटिक एरर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि रैंडम एरर क्यों आता है और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, उसका सॉल्यूशंस क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और उसका सॉल्यूशंस क्या होता है। रैंडम एरर, मैं स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम जो है वो नोट करना चाहता हूँ। ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, ये उसका ओरिजिन है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है, ये उसके एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, ये उसका मेन पॉइंट O है, A और B उसके एक्सट्रीम पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, एक ही रूम में हूँ, सिंपल पेंडुलम को मैंने O पॉइंट से उठाया, B पॉइंट पर लेके आया, यहाँ के सिंपल पेंडुलम को मैं छोड़ देता हूँ। सिंपल पेंडुलम यहाँ से मूव करता हुआ O की तरफ आता है, O से A की तरफ जाता है, A से वापस B की तरफ आता है, और इसी डिस्टेंस के ऊपर, इसी पाथ के ऊपर वो बार बार मूव कर रहा है। तो मैं उसका स्टॉप वॉच से रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। पहली दफ़ा देखता हूँ कि उसकी जो लेंथ टाइम है वो 20 वाइब्रेशंस का 39 सेकंड आता है। दूसरी दफ़ा मैं करता हूँ 39.5 सेकंड आता है। तीसरी दफ़ा मैं करता हूँ 40 सेकंड आ जाता है। चौथी दफ़ा करता हूँ 40 पॉइंट समथिंग सेकंड आ जाता है। तो हालांकि मेरे पास ऑपरेटर्स भी सेम है, स्टॉप वॉच भी सेम है, पोजीशन भी सेम है जिस जगह पर मैं हूँ, तो फिर भी मेरे हर आंच के अंदर इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर आंच में एरर आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसे एरर्स को मैं कैसे रिमूव करूंगा, इसका सिंपल तरीका है
कि जितनी ज़्यादा मैं वैल्यूज़ ले सकता हूँ, प्रैक्टिकल के अंदर मिनिमम 4 वैल्यूज़ होती हैं, आप 4 टाइम उसकी वैल्यूज़ लें और उन वैल्यूज़ लेने को बाद उसकी एवरेज निकाल लें, और अब एवरेज निकालने के उससे उसके जो रैंडम एरर है उसमें कम जो है रेशो वो कम हो चुकी होगी। तो इसकी रेमेडीज आती है कि हम रिपीट वैल्यूज़ उसकी लें, बार बार उसकी वैल्यूज़ लेंगे और एट द एंड हम उसकी टेकिंग एवरेज वैल्यू ले लेंगे। एवरेज वैल्यू लेने के बाद हमारी जो एरर है उसकी रेशो बहुत कम हो चुकी होगी। दूसरा हमारे पास है जी सिस्टमैटिक एरर। नाम से ज़ाहिर है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो इसे हम बोलते हैं एरर इन इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये एरर कितनी किस्म का होता है, ये इसकी 2 अक़साम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक ज़ीरो एरर, दूसरा पुअर कैलिब्रेशन। अब मेरे पास एक अपरेटस है, वो अपरेटस बना ही गलत है, उसके अंदर पहले से ही एरर मौजूद है, तो उससे अगर मैं अप्रोप्रिएट मेथड या प्रॉपर तरीके से उसको मैं डील करना चाहता हूँ या उससे रीडिंग लेना चाहता हूँ, तो पहले उसका एरर मुझे काउंट कर लेना चाहिए। जब मैं उसका एरर काउंट करूँगा, अगर वो एरर पॉजिटिव आएगा तो मैं फाइनल रिजल्ट में उसकी करेक्शन कौन सी करूँगा, नेगेटिव। जी बिल्कुल, अगर एरर मेरे पास पॉजिटिव है, ज़ीरो एरर, तो लास्ट पे जब मैं उसका फाइनल रिजल्ट निकालूंगा तो मैं उसकी करेक्शन कौन सी करूँगा, एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। दूसरी ये चीज़ है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, पहली दफ़ा मैंने रीडिंग लेने के लिए वर्नियर कैलिपर को जब बंद किया था तो मैंने थोड़ा सा लूज़ बंद किया था, दूसरी दफ़ा मैं उसे ज़्यादा टाइट बंद कर देता हूँ, तो इसकी वजह से भी मेरे पास एरर आने के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो इन चांसेस को मौजूद होने की वजह से हम अपनी रीडिंग कैसे अच्छे तरीके से ले सकते हैं, तो इसका बेटा ये इलाज है, हल इसका रेमेडीज़ हमारे पास ये है कि हम इसको एक केयरफुली मेथड के ज़रिए मॉनिटरिंग करें और मेजरमेंट प्रोसेस को, उसके हर पॉइंट को हम मॉनिटरिंग करें और अच्छे तरीके से उसको केयरफुली तरीके से उसकी रीडिंग को नोट करें। अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारा सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर को बार बार रीडिंग लेकर उसकी एवरेज निकालने से रिमूव किया जाएगा, और सिस्टमैटिक एरर को हम प्रॉपर तरीके से, अगर ज़ीरो एरर है तो ज़ीरो एरर को रिमूव करने का प्रोसेस भी है, पुअर कैलिब्रेशन है तो हम उसे खुद देख लेंगे कि क्यों उसका सिस्टम का जो एरर है वो उसमें आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिली होगी। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।